हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और मैं आपसे मिल चुका हूं हमारे इस अनअकैडमी जुडिशरी चैनल पे, जहां मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो आमतौर पे मैं लेके नहीं आता। वैसे तो मैं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर ना ही कोई कवरेज करता हूं और ना ही कोई कमेंट्स, लेकिन ये वो टॉपिक है जिसके बारे में मैं पर्सनली बात करना चाहता था, क्योंकि जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा इसके बारे में चर्चा तो जरूर होनी चाहिए। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपके लिए वीडियो लेके आया हूं, ये सेशन लेके आया हूं, वो आपसे अछूता नहीं है। अगर आपने थंबनेल को देखा है, उसको क्लिक किया है और इस वीडियो तक पहुंचे तो इसका मतलब आप भली भांति जानते हैं कि आज हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। और इस चीज का डिस्कशन इससे पहले भी हमारी नेशनल मीडिया में और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बहुत बार हुआ है। मैं बात कर रहा हूं आरजीएल मेडिकल कॉलेज की। साल 2024 के अगस्त का महीना था जब ये हॉस्पिटल की जो न्यूज है वो हर जगह पे, हर एक मीडिया हाउसेस में कवर होने लगी और इस बारे में चर्चा होने लगी कि ये हाउस क्या है, यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि इतना हीनियस क्राइम यहाँ कमिट हुआ। अब बेसिकली मैं यहाँ पे कोई नई कंट्रोवर्सी या कोई नया एक्यूजेशन या कोई नया आरोप लेके नहीं आया हूं, बल्कि एक बड़ी कॉमन, बड़ी बेसिक, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को यहाँ पे एड्रेस करने आया हूं, जो हमारे देश में आज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन शायद हम उसको लेके थोड़ा सा इररिलेवेंट हो रहे हैं, शायद हम उसको लेके थोड़ा सा इग्नोरेंट हो रहे हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम शायद कब बहुत ज्यादा बढ़ जाए और हमें पता भी ना चले। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे और शुरुआत में ही मैं इस बात को एड्रेस करना चाहता हूं कि यहां पे कोई भी एक्यूजिशन या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की मैं कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जहां हम इन चीज के बारे में एड्रेस करने वाले हैं। तो हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, उससे पहले कि मैं आपको उसके बारे में बताऊं, प्रांजल सिंह जुडिशरी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं या आपके कोई डाउट्स हैं या रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं मेरे कंटेंट का, तो वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका नाम है प्रांजल सिंह जुडिशरी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। हमारा आज का जो वीडियो है, हमारा आज का जो सेशन है, वो बात करता है एक न्यूज की जो कि आई इसी साल, इसी महीने, इसी बीते कुछ दिनों में। ये न्यूज है आरजीएल मेडिकल कॉलेज की, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। अब ये आरजीएल मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई जो लास्ट ईयर की न्यूज थी, वो अभी तक हमारे दिमाग से हटी नहीं, क्योंकि जनवरी 18 को सुप्रीम कोर्ट से कुछ बातें आई, कुछ आपके सेशंस कोर्ट से बातें आई, न्यूज एंड मीडिया में इसके बारे में चर्चा आपकी चलने लगी, और लास्ट मंथ जनवरी में ही जो मेन अक्यूज था उसको सजा हुई लाइफ इंप्रिजनमेंट की, जिसके कारण ये बातें बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो गई। और अब 10 से 15 दिन के अंदर ही एक दूसरी न्यूज भी आ गई है इस हॉस्पिटल से, जो काफी ज्यादा शॉकिंग है और बहुत ही ज्यादा दिल दहलाने वाली है। चलिए एक बार जरा उसके बारे में बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैं जिस न्यूज के बारे में बात कर रहा हूं वो एक सुसाइड केस है। अब मैं यहां पे ये बिल्कुल कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि आरजीएल मेडिकल कॉलेज में कुछ गड़बड़ है या वहां पे ऐसा क्या हुआ कि किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस न्यूज के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू को समझना जरूरी है, जो हमारे देश में आज भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन इससे पहले इन सब चीजों की बात करें, सबसे पहले समझते हैं कि ये न्यूज क्या है। ये न्यूज है आरजीएल मेडिकल कॉलेज की, जहां पे एक एमबीबीएस की स्टूडेंट ने सर, वो उसकी डेड बॉडी पाई गई उसके रेसिडेंस पे। अब यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको परेशान करेंगी, इन सब चीजों को समझते हैं। ये जो इंसिडेंट है ये जनवरी 31 का है और इसी हॉस्पिटल की एक स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट किया। उस बच्चे की उम्र थी 20 साल, एक 20 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, जो कि आरजीएल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। वो अपने घर में, यानी कि जो स्टाफ क्वार्टर्स हैं, वहां पे डेड मृत पाई गई। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट बात आपको नोटिस करने वाली है वो ये है कि उनकी मदर जो है वो भी एक क्या है, डॉक्टर है, एक अस्पताल में काम करती है। वो अपनी बेटी के साथ रहती थी और उन्हीं के जो स्टाफ क्वार्टर्स है उसी में उनकी बेटी की डेड बॉडी पाई गई। उसके साथ ही साथ जो उनके फादर है वो साथ में नहीं रहते थे, वो एक बैंक में जॉब करते हैं, जो कहां पे है, मुंबई में पोस्टेड है। अब यहां पे जो बातें आपको सबसे ज्यादा नोटिस करनी है, मैं आपसे झूठ कुछ भी नहीं कहना चाहता, फैक्ट आपको मैं बताता हूं। अभी तक जो न्यूज है और अभी तक जो इंफॉर्मेशन है वो केवल ये बताती है कि एक 20 साल की लड़की ने सुसाइड कमिट किया, जो कि एक एमबीबीएस की स्टूडेंट थी, जिसकी मदर खुद एक मेडिकल प्रोफेशनल थी। उसके साथ ही साथ ये सुसाइड किसी हॉस्टल में नहीं बल्कि उसकी मदर के रेसिडेंस पे हुआ और अभी जो है वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब यहां पे ऐसी कोई भी रिपोर्ट अभी नहीं आई है जो ये बता पाए कि ये जो सुसाइड है वो क्यों हुआ और कैसे हुआ, लेकिन इसके बाकी के जो एंगल्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बारे में ऐसी और कोई भी बात नहीं है जो मैं भी आपको क्लियर कर दूं। हाँ, ये बात जरूर है, ऐसे स्पेकुलेशंस हैं कि वो बच्ची शायद डिप्रेशन का शिकार थी या कोई और उसके ऊपर ऐसा प्रेशर था जिसके कारण उसने ये बहुत बड़ा कदम उठाया। चलिए अब हम इसके बारे में वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये भी एड्रेस कर लेना जरूरी है कि आरजीएल मेडिकल कॉलेज ही क्यों, मैं इसी की न्यूज क्यों लेके आया, जबकि हमारे पास रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। आरजीएल मेडिकल कॉलेज के बारे में हमने सबसे पहले ज्यादातर इंडियंस ने सुना कब सर, वो तारीख थी अगस्त 9 2024, जब एक फीमेल रेसिडेंट डॉक्टर की, यानी कि वो एमबीबीएस की भी छात्रा नहीं थी, वो सीनियर यानी कि मास्टर्स कर रही एक छात्रा थी सेकेंड ईयर की, उनकी सेमी नेकेड बॉडी सेमिनार हॉल सेकेंड फ्लोर में पाया गया
और ऐसा एक्यूजेशन लगा कि शायद उनके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस कमिट हुआ है। वो उनकी डेड बॉडी थी। पोस्टमार्टम करने के बाद ये बात प्रूव हुई कि जी हाँ, जिनके साथ ये हुआ, जिनके साथ वो हादसा हुआ, ये वही स्टूडेंट है जो आपकी रेसिडेंट है, इनके साथ रेप कमिट हुआ है और उसके साथ ही साथ इसमें इनकी डेथ हुई है। अब इसके बाद क्या हुआ सर, एक प्रोलॉन्ग सीरीज चला मीडिया ट्रायल का, कोर्ट के ट्रायल का। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद फाइनली उस व्यक्ति को सजा हुई। सजा होने की तारीख क्या थी सर, जनवरी 18 से 20 के बीच में कोर्ट ने अनाउंस किया कि जो अक्यूज्ड है उसको हम सजा दे रहे हैं। ये बात किसकी है सर, जो हमारी शियालदा की सेशंस कोर्ट है उसने ये सजा सुनाई। और सजा कितनी दी सर, लाइफ इंप्रिजनमेंट की, यानी कि उम्र कैद, यानी कि आजीवन कारावास, यानी कि जब तक उस व्यक्ति का जीवन बचा रहेगा तब तक उसको जेल में सजा काटनी होगी। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद आपको ये प्रोटेस्ट देखने को मिला। ये बात इसी जनवरी 2025 की है कि ये जो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था पूरे इंडिया में किया गया कि उस व्यक्ति को डेथ पेनाल्टी क्यों नहीं हुई। इन सारी बातों के बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है, ना ही मैं तार जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले जो केस हुआ इस बार भी ऐसा कुछ हुआ होगा इसीलिए ऐसा कुछ हुआ। इशू कुछ दूसरा है। ये आरजिकल मेडिकल कॉलेज की कहानी नहीं है, ये बहुत सारे हमारे देश में होने वाले मेडिकल कॉलेजेस की कहानी है जिसको हमें बड़ी अच्छी तरीके से समझना होगा। लेकिन उससे पहले जरा कुछ डेटा पे नजर डालते हैं। हमारे देश में जो सुसाइड रेट है उसके बारे में अगर आपने समझा तो शायद आप इस प्रॉब्लम को और बेहतर तरीके से समझ पाए। ये बेसिकली जो आप सुसाइड रेट है 2021 और 22 के साल को अगर आप कंपेयर करें तो आपको कुछ अलग अलग चीजें मिलेंगी। जैसे कि साल 2021 से साल 2022 में जो स्टूडेंट्स का सुसाइड रेट है वो भले ही कम हुआ हो, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज में अगर देखा जाए इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो स्टूडेंट्स का सुसाइड रेट बढ़ा है। सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ पे जो आपके सुसाइड हुए हैं देश में वो डेली वेजेस जो अर्नर्स हैं, यानी कि वो लोग जो रोजमर्रा की दिहाड़ी का काम करते हैं उन्होंने किया। उसके बाद ये अलग अलग लोग हैं जिन्होंने सुसाइड किया है, अलग अलग कैटेगरी के लोग। उसके साथ ही साथ अब अगर सुसाइड के रीजंस का डेटा निकाला जाए तो अलग अलग लोगों ने एनसीआरबी और अलग अलग जो जगहें हैं, अलग अलग स्टडीज हैं, उन डेटा को स्टडी करके ये निकाला है कि ये सुसाइड लोग करते क्यों हैं। अब यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो मेजॉरिटी स्टेक है वो है फैमिली रिलेटेड इश्यूज। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है इलनेस, जो कि मेंटल कंडीशन या कोई दूसरी बीमारी के कारण है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है मैरिज एंड रिलेशनशिप। लेकिन ये डेटा भी बहुत ज्यादा कोटेबल नहीं है। क्यों सर, ये तो एक ओवरऑल डेटा है जो ये बताता है कि जो रिपोर्टेड हुआ, जो बातें प्रूव हो गई कोर्ट में, उसका डेटा हमने कोट कर लिया। लेकिन ऐसे कई सुसाइड हैं जो कि अनरिपोर्टेड ही चले जाते हैं, और सबसे ज्यादा ये सिचुएशन होती है स्टूडेंट्स के सुसाइड केस के साथ, जिसको हम अब समझने वाले हैं। मैं जिस इशू की तरफ आपको पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं वो है स्टूडेंट्स का सुसाइड, एंड उससे भी ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स का सुसाइड, जो कि हमारे देश में बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, जिसके बारे में शायद अब हमने बात करना जरा कम कर लिया है, लेकिन हमें इसके बारे में और इस बात की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। एक बार जरा देखते हैं। 2 lakh students died by suicide since 1995 at 13,000 2021 टॉल हाईएस्ट। ये कह रहा है कि हमारे देश में 1995 से अभी तक कुल 2 लाख बच्चों ने सुसाइड कमिट किया है। साल 2021 में सबसे हाईएस्ट नंबर था 13,000 प्लस कुछ और बच्चे। अब यहां पे आपको जो देखना है वो क्या है, 13,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया 2021 में। अब ये जो राइज है वो आया है 4.5% का। अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो ये निकलता है 35 का। यानी कि अगर आप एक एवरेज निकालें सुसाइड रेट का इंडिया में साल 2020, 21 और 22 के डेटा को देख के, तो वो निकलता है 35, यानी कि हर रोज 35 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन हमने मीडिया में इसके बारे में इतना ज्यादा तो नहीं सुना। हाँ, लेकिन जब कुछ लैंडमार्क हो जाता है तो उसकी कवरेज जरूर आ जाती है। लेकिन ये बात क्या आज के वीडियो में हम स्टूडेंट सुसाइड की करने वाले हैं? जी नहीं, हम बात करने वाले हैं एक दूसरी चीज की। चलिए उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है सर, ध्यान से देखिए। लेकिन उससे पहले आप इस डेटा को भी जरूर देखिए। द रिपोर्ट पॉइंटेड आउट दैट ओवरऑल सुसाइड नंबर्स इंक्रीज बाय 2% एनुअली। स्टूडेंट्स जो सुसाइड रेट है केस सर्ज्ड बाय 4%। एनुअल जो सुसाइड रेट है वो केवल 2% के रेट से बढ़ा, लेकिन जो स्टूडेंट का सुसाइड रेट है वो 4% के रेट से बढ़ा। यानी कि स्टूडेंट्स में जो सुसाइड रेट है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब हम अगर बात करें किसके बारे में सर, स्टूडेंट्स के सुसाइड के बारे में, एक बार जरा इस डेटा पे भी ध्यान से नजर डालते हैं। The incidence of student suicide continues to surpass both population growth rates and overall suicide trends। यानी कि हमारे देश में जो स्टूडेंट्स के अंदर सुसाइड रेट है वो हमारी पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट उसको भी क्रॉस कर रहा है, और जो ओवरऑल सुसाइड रेट है इंडिया में उसको भी क्रॉस कर रहा है। यानी कि स्टूडेंट कम्युनिटी जो हमारी यंग कम्युनिटी है, जिसको हम कहते हैं कि हमारा देश एक आपका यंग भारत है, जहां पे जो हमारी एवरेज पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है, और उसमें से आधे से ज्यादा लोग अभी स्टूडेंट हैं, उनमें जो हमारा सुसाइड रेट है वो सबसे ज्यादा ऊपर है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा while the population of 0 to 24 year old reduced from 582 million to 581 million, 0 से 24 साल के बीच के जो एज ग्रुप के लोग हैं हमारे देश में वो पहले 582 मिलियन थे, अब ये 581 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन का इसमें क्या आया है, ड्रॉप आया है। लेकिन इस एज ग्रुप में जो आपका सुसाइड है, यानी कि जो स्टूडेंट सुसाइड रेट है वो 6,000 से 13,000 पे चला गया है। यानी कि ये नंबर बहुत ड्रास्टिकली, बहुत हायर रेट से बढ़ रहा है।
अब यहां पे एक बात आती है किस बात को समझने की, कि मेडिकल इंस्टीट्यूशन में सुसाइड रेट के बारे में बात करने की। ये बात सच है कि स्टूडेंट में सुसाइड रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन आज स्पेसिफिकली मैं जिस बारे में बात करने वाला हूं वो है मेडिकल इंस्टीट्यूट्स और उसके साथ ही साथ जो अदर प्रोफेशनल कोर्स हैं जैसे कि इंजीनियरिंग, लॉ और एक्सेट्रा, ऐसे जो प्रोफेशनल कोर्सेज है वहां पे सुसाइड रेट। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की। मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के अगर एक डेटा पे नजर डाली जाए तो टोटल 358 सुसाइड देखे गए एक साल के अंतराल में। अब यहां 2010 से 19 के बीच में। अब यहां पे 125 लोगों ने सुसाइड किया, वो जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे, 105 पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी करने वाले स्टूडेंट्स थे और टोटल 128 डॉक्टर्स थे। ये ट्रेंड देखा गया साल 2010 से 19 के बीच। अब यहां पे जो सबसे ज्यादा अलार्मिंग बात आपके सामने निकल के आती है इतने सारे डेटा को एनालाइज करने के बाद, वो ये है कि एक चीज जिसको हम अभी भी इग्नोर करते हैं वो है रैगिंग और उसके साथ ही साथ एजुकेशनल प्रेशर। अगर आप इस बारे में डिस्कस करना शुरू करें कि जो सुसाइड रेट है वो हमारे देश में क्यों होता है, तो उसके दो बहुत बड़े कारण निकल के आते हैं अमंग स्टूडेंट्स। सबसे पहला, वो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, यानी कि वो बच्चे जो जेई, नीट एक्सेट्रा ऐसे जो एग्जामिनेशंस हैं जो हाईली कॉम्पिटिटिव हैं, जहां पे बहुत रेयर चांसेस होती है सिलेक्शन की, सिलेक्शन रेट ड्रॉप होते होते कई बार 1% से भी नीचे चला जाता है। ऐसे बच्चों पे जब आप देखते हैं तो वो बात हमें समझ में आती है कि हाई लेवल ऑफ कंपटीशन उनके अंदर अर्ली एज डिप्रेशन लेके आता है, जिसके कारण वो ऐसा एक्सट्रीम कदम उठाते हैं। लेकिन एक दूसरी बात ये निकल के आती है कि वो बच्चा जिसने कंपटीशन एग्जाम को क्लियर किया, अपने गोल को अचीव किया, फाइनली वो एमबीबीएस स्कूल में गया, उसके बाद ऐसा क्या हो रहा है उस एमबीबीएस स्कूल में जिसके कारण वो ऐसा एक्सट्रीम कदम उठा रहा है। और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में सुसाइड बहुत ही कॉमन इशू है। आपको अगर मेरी बात पे भरोसा ना हो तो आप केवल मेडिकल स्टूडेंट सुसाइड गूगल पे टाइप करके देखिए और आपको हर महीने 5 से 10 ऐसे रिपोर्टेड केस मिल जाएंगे जो किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या किसी जो दूसरे मेडिकल इंस्टीट्यूट के हैं, जो बताते हैं कि वहां पे किसी डॉक्टर ने, किसी रेसिडेंट ने या फिर किसी स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट किया। अब यहां पे एक डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसको आप देखें। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा एक डेटा रिलीज किया गया और उसमें बोला गया कि टोटल जितने भी रैगिंग होती है हमारे इंडिया में उसका 30% कहां से आता है सर? मेडिकल इंस्टीट्यूट से। यानी कि जितने भी हमारे देश में मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, ओवरऑल जो रैगिंग का परसेंटेज है उसमें से 30% जो है वो यहां से आता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में स्टूडेंट सुसाइड का। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आरजीएल मेडिकल कॉलेज में जो सुसाइड हुआ वो किसके कारण हुआ, वो रैगिंग के कारण हुआ, लेकिन रैगिंग हमारे देश में आज भी सस्टेन करती है। अब एक नया फर्क आ गया है कि रैगिंग अनरिपोर्टेड हो जाती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे उसको कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश के चक्कर में हम क्या करते हैं, रैगिंग को अनरिपोर्टेड कर देते हैं, जिसके कारण जो सुसाइड हो रहे हैं या ऐसे जो एक्शंस हो रहे हैं उसको हम ऐसा कह देते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार था या उसमें कोई और कारण था। लेकिन रैगिंग और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है जिसको हम नोटिस नहीं करते वो है हमारा जो करिकुलम या सिलेबस का प्रेशर, यानी कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं या हमारा जो फ्यूचर का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा अमाउंट करता है सुसाइड रेट्स में। अब आरजीएल मेडिकल कॉलेज में जो ये रिसेंट इंसिडेंट हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद और जब ये मामला सब जुडिस होगा तभी ये बात कही जा सकती है उसके डिसीजन आने के बाद कि वहां पे एग्जैक्टली क्या हुआ। लेकिन उससे पहले इस बात पे काम करना और सोचना बहुत जरूरी है कि मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच ही सबसे ज्यादा रैगिंग क्यों है आज के समय में, और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में इतने ज्यादा सुसाइड रेट क्यों है। ऐसे क्या वजह है कि स्टूडेंट सुसाइड रेट हमारे देश में आज भी बढ़ रहा है और उसके साथ ही साथ जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं वहां पे भी सुसाइड रेट बढ़ रहा है। इसके दो बड़े कारण मैंने आपको यही पॉइंट आउट करके बताए। सबसे पहला कि सर ये जो 30% रैगिंग आज भी एग्जिस्ट करती है हमारे देश में वो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में और प्रोफेशनल कोर्सेज में तो अगर काउंट करें तो ये और भी ज्यादा है। और दूसरा है करिकुलम का प्रेशर। अब यहां पे कई लोग एक ऐसी डिबेट देंगे कि हमारे देश में जो सुसाइड एक क्राइम था उसको बीएनएस में हटा दिया गया है क्या? तो अगर ऐसा किया गया तो उसका मेन कारण क्या है? अगर उसको वापस ले आए तो क्या इन चीजों को रोका जा सकता है? जी नहीं। इसके लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की जरूरत है हमारी एजुकेशन पॉलिसी में, क्योंकि हमारे पास हर एक वो फैसिलिटी अवेलेबल है जो चाहिए। हमारे पास कॉलिंग नंबर्स हैं जिसपे कोई बच्चा अगर डिप्रेस है तो वो कॉल कर सकता है। कोई रैगिंग के लिए हमारे पास टोल फ्री नंबर है जिससे हम क्या कर सकते हैं, रैगिंग के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इस बात को नोटिस कर सकते हैं कि सर मेरे साथ ये रैगिंग हो रही है, उस बच्चे को जो आइडेंटिटी है उसको छुपाया जाएगा और उसके लिए कार्रवाई करी जाएगी। हमारे पास ऐसे एनजीओज हैं, हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूट और जो आपके विश्वविद्यालय हैं वहां पे ऐसे इस लेवल का मॉनिटरिंग सेल है जो इस बात को इंश्योर करते हैं कि बच्चे के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर ना हो या बच्चे को ऐसी कोई दिक्कत ना हो। अगर उसके बावजूद स्टूडेंट सुसाइड रेट बढ़ रहा है इसका मतलब हमारे लॉ में कोई फ्लॉ है जिसको हमें फुलफिल करने की जरूरत है। अब जरा इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं जो हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर आप जाएं
और अगर आप जाके गूगल पे टाइप करें कि सुसाइड को कैसे रोका जाए, तो वो बहुत सारे ऐसे आपको बहुत ही ज्यादा जनरलाइज अप्रोच बताएगा, जैसे कि काउंसलिंग करी जाए, उनको अवेयरनेस पहुंचाई जाए, पीयर सपोर्ट किया जाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जाए और पेरेंटल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट करी जाए। यहां पे जो फिफ्थ पॉइंट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बाकी की 4 चीजों में हमने इस बात को इंश्योर कर रखा है कि हम अपने लेवल से जितना कर पाए, जाहिर सी बात है इसको और बेहतर किया जा सकता है, लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं। अब बात आती है पेरेंटल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट की। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी पड़ेगी वो ये है कि पेरेंट्स जो ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं या इन जनरल जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स और ये जो इंस्टीट्यूशन है जहां ये बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके बीच एक अच्छा कनेक्शन होना चाहिए। हमारी एजुकेशन पॉलिसी इस चीज में बहुत ज्यादा लैक करती है। क्यों? क्योंकि अगर इनके बीच एक अच्छा कनेक्शन होगा तो इस बात को इजीली कम्युनिकेट किया जा सकता है कि इस वक्त बच्चा कॉलेज में कैसे मेंटल कंडीशन में और घर पे कैसी मेंटल कंडीशन में है, और अगर इन दोनों के बीच एक अच्छा ब्रिज बना हुआ है तो इस बात को तय किया जा सकता है कि हाँ, अगर बच्चे के साथ घर में कोई स्ट्रेस है तो वो बात अगर कॉलेज में कम्युनिकेट हो गई तो शायद इस बात का ख्याल कॉलेज में रखा जा सके। सेम चीज अगर कॉलेज में हुई तो घर पे ख्याल रखा जाए। यह है सबसे पहली चीज जिसको हमें करने की जरूरत है। दूसरी चीज जिसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एड्रेस कर भी रहे हैं और वो जरूरी भी है, वो है सर मिड टर्म एग्जिट। यानी कि हम बीच में अगर किसी प्रोफेशनल कोर्स से एग्जिट लेना चाहें तो हम ले सकें और उससे हमारा करियर खत्म ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी लर्नर या अगर कोई भी स्टूडेंट अगर कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है या एलएलबी कर रहा है या वो इंजीनियरिंग कर रहा है और उसको अपने सेकंड या थर्ड ईयर में ऐसा लगा कि ये करिकुलम बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है, तो उसके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो अपने आप को स्विच करके किसी दूसरे अलाइड सब्जेक्ट में पढ़ाई करे और इससे उसके वो 2 साल बर्बाद भी ना हो और उसका करियर भी खराब ना हो। तीसरी चीज जो रैगिंग को कर्व करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है वो क्या है सर? वो है इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफर। यानी कि एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट बच्चों का ट्रांसफर। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो रैगिंग से या ऐसी किसी परेशानी से बहुत ज्यादा परेशान है, जैसे कि यहाँ पे टीचर्स हैं या फिर वहां के प्रोफेसर्स हैं या वहां पे सीनियर्स हैं, रेसिडेंट्स हैं, स्टाफ है, अगर इनमें से किसी भी चीज से वो बहुत ज्यादा परेशान है तो वो उसकी रैगिंग की अगर रिपोर्टिंग भी कर दे तो उस इंस्टीट्यूट की बैकबोन को नहीं छेड़ सकता। और इस कारण कई बार रिपोर्टिंग के बावजूद उस बच्चे का हैरासमेंट होता है, तो उसके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो अपने आप को स्विच करके एक नई पढ़ाई शुरू कर सके। और ऐसा स्विचिंग ऑल इंडिया सर्किट में हर जगह होना चाहिए और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हो सकता है क्योंकि हम एक ऑल इंडिया एग्जाम कराते हैं मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशंस का। तो ये एक ऐसा डेटा है, ये एक ऐसी आईना है जो हमें देखना की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे रैगिंग कम हो गई। ये बात सच है कि जो रैगिंग के रिपोर्टेड केसेस है वो कम हो गए और जो सुसाइड रेट है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी इतने बड़े नंबर पे एग्जिस्ट करना, इतनी ट्रांसपेरेंसी और इतनी सारी चीजों के होने के बावजूद एक अलार्म डेफिनेटली रेज करता है। चलिए, तो आज के इस सेशन को मैं अब आपके जरा कमेंट्स को रीड कर लेता हूं। जी नहीं, बिल्कुल फैमिली ये बच्चों के नहीं समझती। करेक्ट, योर कंपनी टू बॉट अटैक रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, स्टूडेंट के ऊपर बहुत करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर ओनली कंपटीशन ही नहीं जिसमें उसके साथ ये दोगला। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग। चलो वेरी गुड। तो ठीक है, तो आज के सेशन में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करना चाहते थे। आई होप ये बात आपको समझ में आई हो और इस केस के बारे में जो भी अपडेट होगा उसके बारे में हम डेफिनेटली लुक आफ्टर करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस चीज को एड्रेस करना जरूरी था वो था कि हमारे देश में इंक्रीजिंग और कई बार डिक्रीजिंग ईयर टू ईयर डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल रेट देखा जाए तो ये सुसाइड रेट बढ़ा है और स्टूडेंट्स के बीच अभी भी सुसाइड रेट का होना इतनी ट्रांसपेरेंसी और इतने मॉडर्न स्ट्रक्चर होने के बावजूद अलार्म रेस करता है। और वैसे भी इस वक्त हम ऐसी दीवार पे खड़े हैं कि जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इस समय इस बात को एड्रेस करना जरूरी है कि क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू हम ऐसे चेंजेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे ऐसे सुसाइड रेट्स को कम किया जा सके और बच्चों को ऐसी फैसिलिटीज दी जा सके ताकि वो अपने प्रोफेशनल कोर्स में या अपने किसी भी लाइफ के किसी भी स्टेज में कंफर्टेबली अपनी लाइफ को टर्न कर सके, स्विच कर सके, जिससे वो ऐसा एक्सट्रीम कदम ना उठाए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अब जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको बताना जरूरी है। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और अगर आप हमारे ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन एजुकेटर्स और वन ऑफ द बेस्ट जुडिशरी एजुकेटर्स अनिल खन्ना सर की जो बैच है वो जनवरी कब से सर 29 से शुरू हो चुकी है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। और उसके साथ ही साथ प्लस और आइकॉनिक दोनों में, इसका लिंक नीचे है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारा अनअकैडमी जुडिशरी का स्कॉलरशिप टेस्ट अटेम्प्ट करें जो कि होने वाला है 16 फरवरी को सुबह 11 बजे। ये आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक टेस्ट को ना सिर्फ अटेम्प्ट करेंगे बल्कि अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको बहुत सारे ऐसे गुडीज और ऐसे बहुत सारे ऑफर्स हैं और बहुत सारी ऐसी गिफ्ट्स हैं जो आपको मुफ्त में मिल जाएंगी, जैसे कि 100% तक की स्कॉलरशिप, साथ ही साथ 30,000 रुपए तक का गिफ्ट वाउचर और उसके साथ ही साथ फ्री फिजिकल नोट्स। अब आखिर में हमारी 2 बैचेस जो लॉन्च हो रही हैं आप सभी के लिए, फरवरी 7 से यूपी और बिहार की कॉम्प्रिहेंसिव बैच और हमारे साथ आ रही है फरवरी 8 से गुजरात और वेस्ट बंगाल की क्रैश कोर्स प्रीलिम्स मेंस बैच
जिसकी तैयारी हम और आप मिलकर करेंगे हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं साल 2025 में जज बनने का सपना रखते हैं तो हमारे साथ जुड़िए और अनअकैडमी के साथ अपनी सिविल जज और जुडिशरी की तैयारी की शुरुआत कीजिए। मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक